वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबडी। वेलकम टू तैयारी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक पूरे क्वेश्चंस को डील कर लिया था। अब उससे आगे स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है सहायक शिक्षक वर्ग 3 के शिक्षा शास्त्र और बाल विकास से संबंधित। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं, जो कि आकलन से संबंधित है। कथन क्या कहते हैं? रूबिक्स मूल्यांकन का एक ऐसा उपकरण है जो छात्रों को स्पष्ट करता है कि उन्हें किस आधार पर अंक दिए जाएंगे। रूबिक्स क्या होता है? मूल्यांकन का एक ऐसा उपकरण है जो छात्रों को स्पष्ट करता है कि उन्हें किस आधार पर अंक दिए जाएंगे। और कथन दूसरा क्या कहते हैं? उपख्यात्मक अभिलेख में केवल बच्चे की शैक्षिक उपलब्धियों को दर्ज किया जाता है। दूसरा कथन क्या कहते हैं? उपख्यात्मक अभिलेख में केवल बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियों को दर्ज किया जाता है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? केवल एक कथन सही है, केवल दूसरा कथन सही है, केवल तीसरा कथन सही है, और उसके आगे क्या है? उपरोक्त में दोनों कथन गलत हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल पहला कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, रूबिक्स मूल्यांकन का एक ऐसा उपकरण है जो छात्रों को स्पष्ट करता है कि उन्हें किस आधार पे अंक दिए जाएंगे, वो सही होगा। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल कथन 1 इसका सही होगा, क्योंकि उपख्यात्मक अभिलेख में केवल बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियों को दर्ज नहीं किया जाता है, उसके अलावा भी दर्ज किया जाता है। तो कथन गलत हो जाएगा, केवल कथन ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या चीज़ कहता है? कथन 2 इसलिए गलत है क्योंकि बच्चों के व्यवहार, घटनाओं और रोज़मर्रा की खास गतिविधियों जैसे किसी की मदद का लिखित विवरण होता है, केवल अंकों का नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 जो कि है डिसलेक्सिया से संबंधित है, उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डिसलेक्सिया पठन वैकल्प वाले छात्र का नहीं है? एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डिसलेक्सिया पठन वैकल्प वाले छात्र का नहीं है? पहला क्वेश्चन ऑप्शन है अक्षरों को उल्टा पढ़ना, जैसे बी को डी पढ़ना, पढ़ते समय शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देना। तीसरा है सूक्ष्म गति कौशल, फाइन मोटर स्किल, जैसे कैंची पकड़ना या जूते के फीते बांधने में भारी कठिनाई होना। चौथा क्या है? शब्दों के अर्थ समझने में परेशानी होना। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? डिसलेक्सिया का कौन सा मतलब इसमें से नहीं है? बाकी तो है लक्षण, बाकी लक्षण है, तो कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। तो देखिए, डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है? अक्षरों को उल्टा पढ़ना, ये होता है। पढ़ते समय शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देना, ये भी होता है उसका लक्षण। शब्दों के अर्थ को समझने में परेशानी, ये भी लक्षण होता है। तो कौन सा लक्षण नहीं होता है? जैसे कैंची पकड़ना या जूतों के फीते बांधने से भारी कठिनाई, फाइन मोटर स्किल, ये नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा है? कौन सा इसका लक्षण नहीं है। तो कौन सा इसका लक्षण नहीं होगा? फाइन मोटर स्किल्स, सूक्ष्म गति कौशल, इसका लक्षण नहीं होगा। एक बार व्याख्या भी देख लेते हैं। सूक्ष्म गति कौशल में कठिनाई डिस्प्रैक्सिया का लक्षण है, जबकि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने के विकार से संबंधित है। इसको भी याद रखिए। डिस्प्रैक्सिया का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म गति कौशल में कठिनाई का मतलब क्या होता है? डिस्प्रैक्सिया होता है। और बाकी किसका लक्षण है? डिसलेक्सिया का लक्षण है, जो कि पढ़ने से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। इससे पहले अगर आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, उसके अलावा CGPSC, CG व्यापम से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस, लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज़ चाहिए होंगे, तो आप तैयारी एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पे एप्लीकेशन पे विज़िट कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से नंबर दे देती हूँ, जिसमें आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। फिर टीम आपको आपसे बात करेगी। 7067668778 नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और किसी भी कोर्स से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, और साथ ही एप्लीकेशन पे भी इनरोल हो सकते हैं। एप्लीकेशन पे भी एक बार विजिट करके इनरोल हो सकते हैं किसी भी कोर्सेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत फिजियो सोशल डेवलपमेंट की पहली अवस्था जन्म से 1 वर्ष कौन सी है? एक बार फिर से देखते हैं। एरिक एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास सिद्धांत फिजियो सोशल डेवलपमेंट की पहली अवस्था 0 से 1 वर्ष कौन सी है? ऑप्शन ए है स्वायत्तता बनाम शर्त, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। दूसरा है पहल बनाम अपराध बोध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तीसरा है पहचान बनाम भ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। चौथा है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्वास बनाम अविश्वास,
ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। चलिए इसका वन लाइनर भी देख लेते हैं, व्याख्या भी देख लेते हैं। वन लाइन क्वेश्चन का व्याख्या देते हैं। यदि शिशु को जन्म के बाद माता पिता से प्यार और उचित देखभाल मिलती है तो उसमें विश्वास उत्पन्न होता है, अन्यथा अविश्वास। ठीक है, चलिए फिजियो सोशल डेवलपमेंट की पहली अवस्था 0 से 1 वर्ष कौन सी है? विश्वास बनाम अविश्वास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 जो कि विकास से संबंधित है। तो कथन पहला क्या कह रहा है? कथन कह रहा है विकास एक बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल प्रक्रिया है। विकास एक बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल प्रक्रिया है। और कारण क्या है? विकास केवल शारीरिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संज्ञात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। ठीक है, कथन और कारण को एक बार फिर से पढ़ते हैं। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है क्योंकि विकास केवल शारीरिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संज्ञात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है इसके? ऑप्शन ए है कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी क्या है? कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा क्या है? ए सही है, कथन सही है और कारण गलत है। और डी क्या है? कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि परीक्षण से संबंधित है क्वेश्चन। चलिए, मनोवैज्ञानिकों को उनकी बुद्धि परीक्षण या सूत्र से सुमिलित कीजिए। तो इस तरफ में मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, और इस तरफ क्या उन्होंने कौन से सूत्र दिए, उनके कार्यों के नाम दिए गए हैं, बुद्धि परीक्षण या सूत्र से संबंधित है। तो चलिए हम उसको मैच द फॉलोइंग करते हैं। तो पहला क्या है? अल्फ्रेड बिनेट। दूसरा क्या है? विलियम स्टर्न। तीसरा क्या है? लुईस टर्मन। और चौथा क्या है? एस जलोटा। तो उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, चलिए देखते हैं। तो सूची 2 में क्या है? बुद्धि लब्धि, IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन का विचार सबसे पहले दिया। विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 बनाया। भारत में सामूहिक बुद्धि परीक्षण ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया। बुद्धि लब्धि का वर्तमान सूत्र दिया। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने क्या किया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम A, B, C और D। चलिए, तो अल्फ्रेड बिनेट ने सबसे पहले क्या किया? अल्फ्रेड बिनेट का क्या है उपलब्धि? तो अल्फ्रेड बिनेट ने क्या किया? विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण बनाया। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो पहला का आंसर हो जाएगा 2, विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण बनाया। विलियम स्टर्न ने क्या किया? विलियम स्टर्न ने सबसे पहले क्या किया? IQ का विचार दिया। विलियम स्टर्न ने सबसे पहले क्या किया? बुद्धि लब्धि IQ का विचार दिया। तो बी का क्या हो जाएगा आंसर? 1। लुईस टर्मन किससे संबंधित है? लुईस टर्मन संबंधित है बुद्धि लब्धि का वर्तमान सूत्र दिया। बुद्धि लब्धि का MA/CA वर्तमान सूत्र किसने दिया? लुईस टर्मन ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। चलिए, और डी का क्या है? SS जलोटा किससे संबंधित है? SS जलोटा का संबंध है भारत में सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन सी, भारत में सामूहिक बुद्धि परीक्षण ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट बनाया। तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अल्फ्रेड बिनेट का संबंध है विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण बनाया। विलियम स्टर्न का संबंध है IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन का सबसे पहले दिया, इंटेलिजेंट क्वेश्चन का विचार सबसे पहले दिया। लुईस टर्मन किससे संबंधित है? लुईस टर्मन संबंधित है वर्तमान सूत्र दिया। इंटेलिजेंट क्वेश्चन बुद्धि लब्धि का वर्तमान सूत्र दिया। और SS जलोटा का संबंध है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट सामूहिक बुद्धि परीक्षण बनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE से संबंधित है। हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं सभी व्यापम के न्यू पैटर्न पे आधारित हैं। व्यापम में अब 1 लाइनर क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कथन कारण पे आधारित ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। JQLM, PQRS इसी फॉर्मेट में पूछे जा रहे हैं। सिंगल लाइनर क्वेश्चन अब नहीं पूछे जा रहे हैं। तो हम जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं सभी कूट पे आधारित है, लॉन्ग फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो जितने भी हैं शिक्षक भर्ती वाले तो उसको उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप इसको देखें और शेयर भी करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे एप्लीकेशन पे शिक्षक भर्ती से संबंधित सारे वीडियोस, टेस्ट सीरीज़, लेक्चर्स सभी प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज़ से संबंधित, वीडियो लेक्चर से संबंधित, PDF से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। और हमारे एप्लीकेशन तैयारी एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पे भी जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं और एप्लीकेशन पे भी जुड़ सकते हैं और इनरोल हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन संबंधित है सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई से संबंधित है। तो देखते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला क्या है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया का नियमित अवलोकन करना। दूसरा क्या है, बच्चों में परीक्षा का डर कम करना। तीसरा क्या है, बच्चों के संज्ञात्मक, शारीरिक और संवेगात्मक सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। और चौथा क्या है, बच्चों के पास और फेल के रूप में लेबल करना। ठीक है, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य में क्या क्या शामिल है। इसके उद्देश्य में शामिल है बच्चों के सीखने की प्रक्रियाओं का नियमित अवलोकन करना, ये तो है। बच्चों में परीक्षा का डर कम करना, ये भी है। बच्चों में संज्ञानात्मक, शारीरिक और संवेगात्मक सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, ये भी है। लेकिन बच्चों में पास और फेल के रूप में लेबल करना, ये गलत है। बच्चों को पास और फेल के रूप में लेबल करना सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आता है, उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। और ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 ये तीनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले सीसीई का उद्देश्य लेबलिंग नहीं है। सीसीई का उद्देश्य लेबलिंग करना नहीं है, बल्कि बिना तनाव के बच्चों का चहुमुखी विकास सुनिश्चित करना होता है। सीसीई का मुख्य उद्देश्य लेबलिंग करना नहीं होता है, बिना तनाव के बच्चों का चहुमुखी विकास करना सुनिश्चित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका के संबंध में क्या सत्य नहीं है। ये क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से देखना है, कौन किसमें सत्य है किसमें असत्य है, वो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देता है मेरिट लिस्ट में। चलिए एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका के संबंध में क्या सत्य नहीं है। ऑप्शन ए क्या है, शिक्षक एक सुविधादाता फैसिलिटेटर है। और ऑप्शन बी क्या है, शिक्षक को बच्चों के पूर्व ज्ञान का सम्मान करना चाहिए। ऑप्शन सी क्या है, शिक्षक को कक्षा में सख्त अनुशासन और खामोशी बनाए रखनी चाहिए। और ऑप्शन डी क्या है, शिक्षक को बच्चों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए क्या पूछा है, शिक्षक की भूमिका के संबंध में क्या सत्य नहीं है। सत्य नहीं है पूछा जा रहा है, तो शिक्षक एक सुविधादाता है, ये तो सही है। शिक्षक को बच्चों के पूर्व ज्ञान का सम्मान करना चाहिए, ये भी सही है। शिक्षक को बच्चों की सक्रिय भागीदारी में प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन शिक्षक को कक्षा में सख्त अनुशासन और खामोशी बनाए रखनी चाहिए, ये गलत है। शिक्षक की भूमिका में ऐसा नहीं होता है कि शिक्षक सख्त अनुशासन और खामोशी बनाए रखना ये शिक्षक की भूमिका के संबंध में सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। एनसीएफ के अनुसार कक्षा में पिन ड्रॉप साइलेंस का अर्थ है कि बच्चे सीख नहीं रहे हैं। एनसीएफ के अनुसार कक्षा में पिन ड्रॉप साइलेंस का अर्थ है कि बच्चे सीख नहीं रहे हैं, बच्चों को बात करने, प्रश्न पूछने और सक्रिय रहने की छूट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है समाजीकरण पे आधारित है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सार्वजनिक पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी बच्चे के समाजीकरण की एक सक्रिय एक्टिव एजेंसी है। फिर से देखते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी बच्चे के समाजीकरण की एक सक्रिय एक्टिव एजेंसी है। परिवार और मित्र बच्चे के समाजीकरण की सक्रिय एजेंसी है। चलिए परिवार और मित्र बच्चे के समाजीकरण की सक्रिय एजेंसी है। तो इसमें देखना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो देखिए इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा, इसमें कथन केवल दूसरा सही हो जाएगा। परिवार और मित्र बच्चे के समाजीकरण की सक्रिय एजेंसी है, ये सही होगा। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय बच्चे के समाजीकरण की सक्रिय एजेंसी नहीं है। सार्वजनिक पुस्तकालय बच्चे और समाजीकरण की सक्रिय एजेंसी नहीं है, ये गलत होगा और दूसरा सही होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन होगा केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन बी। चलिए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन और निष्क्रिय पैसिव एजेंसी है आदि पैसिव एजेंसी है, निष्क्रिय एजेंसी। देखिए पुस्तकालय हो गया, पब्लिक लाइब्रेरी, रेलवे स्टेशन आदि निष्क्रिय एजेंसी है, क्योंकि बच्चा वहाँ जाकर नियम तो सीखता है, जैसे शांत रहना, लेकिन वहाँ उसका लोगों के साथ सीधा संवाद, अंतःक्रिया इंटरेक्शन नहीं होता है, जो कि परिवार मित्रों के साथ सीधा संवाद होता है, इंटरेक्शन होता है, इसलिए वो एक्टिव एजेंसी और बाकी सभी क्या है, पैसिव एजेंसी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, चरणबद्ध प्रक्रिया, सूचना प्रसंस्करण मॉडल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मानव स्मृति के सूचना प्रसंस्करण मॉडल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के अनुसार स्मृति के 3 स्तरों पर सही क्रम क्या है।
मानव स्मृति मेमोरी के सूचना प्रसंस्करण मॉडल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के अनुसार स्मृति के 3 स्तरों के सही क्रम क्या है। ऑप्शन 1 क्या है, लघु अवधि स्मृति शॉर्ट टर्म मेमोरी, संवेदी स्मृति सेंसरी मेमोरी, दीर्घ अवधि स्मृति लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इसका सही क्रम क्या होगा, इसका सही क्रम क्या होगा, पहले दूसरा संवेदी मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, उसके बाद क्या होगा लघु स्मृति शॉर्ट टर्म मेमोरी आता है, उसके बाद क्या आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी आता है। तो कौन से ऑप्शन में है 213 ऑप्शन 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जानकारी सबसे पहले 1-2 सेकंड के लिए हमारी इंद्रियां आँख और कान में आती है। जानकारी सबसे पहले 1-2 सेकंड के लिए हमारी इंद्रियां आँख और कान में आती है। संवेदी स्मृति वो संवेदी स्मृति है। फिर यदि हम ध्यान दें तो वह 20-30 सेकंड के लिए STM वर्किंग मेमोरी में जाती है और रिवीजन करने पर हमेशा के लिए LTM लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। जानकारी सबसे पहले 1-2 सेकंड के लिए हमारी इंद्रियां आँख और कान में आती है, उसे सेंसरी मेमोरी कहते हैं। फिर यदि हम ध्यान दें तो वह 20-30 सेकंड के लिए STM शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसी को क्या कहा जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को कहा जाता है, वर्किंग मेमोरी में आती है और रिविजन करने पर हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सहायक शिक्षक वर्ग 3 से संबंधित बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित विषय पर कर रहे हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन वन लाइनर के साथ साथ फैक्ट्स के साथ साथ कथन कारण वाले कूट वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि व्यापक का पैटर्न चेंज हो गया है और वो जितने भी क्वेश्चंस है कथन कारण वाले क्वेश्चन ही पूछ रहा है। तो वन लाइनर क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं कराया जा रहा है, आपके पूरे एग्जाम से रिलेटेड जो भी है वही कराया जा रहा है, टू द पॉइंट कराया जा रहा है। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे, तो इसलिए और व्यापम से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए होगी, व्यापम CGPSC शिक्षक भर्ती से रिलेटेड किसी भी प्रकार के कोर्सेज़ की जानकारी चाहिए होगी, तो आप कॉल दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं एक बार और नंबर दे देती हूँ, 7067668778 पे कॉल करके आप कोर्सेज़ की जानकारी ले सकते हैं और तैयारी एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पे भी जुड़ सकते हैं और तैयारी एग्ज़ाम के टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ के सारे कोर्सेज़ की जानकारी ले सकते हैं और क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ADHD विकार से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं हम। एक बच्चा कक्षा में एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता, वह बहुत बेचैन रहता है और बिना सोचे समझे बीच में ही बोलने लगता है, वह संभवतः किस प्रकार के विकार से ग्रसित है। चलिए, एक बच्चा कक्षा में एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता, वह बहुत बेचैन रहता है और बिना सोचे समझे बीच में बोलने लगता है, वह संभवतः किस विकार से ग्रसित है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है ऑटिज्म, ऑप्शन बी क्या है ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, सी क्या है सेरेब्रल पॉल्सी और डी क्या है डिसलेक्सिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD उसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जो बच्चा एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकता, बहुत बेचैन रहता है, बिना सोचे समझे बीच में ही बोलने लग जाता है, वह किस प्रकार के विकार से ग्रसित है, वह ग्रसित है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD से ग्रसित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। ध्यान केंद्रित न कर पाना, अटेंशन डेफिसिट और अत्यधिक चंचलता, अति सक्रियता, हाइपर एक्टिविटी इस प्रकार के प्रमुख लक्षण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संबंधित है कथन कारण से संबंधित है, प्रारूप में है वाइगोत्स्की का MKO से संबंधित है। चलिए वाइगोत्स्की के अनुसार कथन देखते हैं पहले। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिक ज्ञानी अन्य MKO हमेशा उम्र में बच्चे से बड़ा जैसे शिक्षक या माता पिता होना चाहिए। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिक ज्ञानी अन्य MKO हमेशा उम्र में बच्चे से बड़ा जैसे शिक्षक या माता पिता होना चाहिए। कारण क्या है, MKO वह व्यक्ति है जिसके पास सीखने वाले की तुलना में उस विशिष्ट कार्य या अवधारणा के बारे में अधिक ज्ञान है। फिर से देखते हैं, MKO वह व्यक्ति होता है जिसके पास सीखने की तुलना में उस विशिष्ट कार्य या अवधारणा के बारे में अधिक ज्ञान है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी क्या है, कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करते। ऑप्शन सी क्या है, कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। और ऑप्शन डी क्या है, कारण सही है कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कथन गलत है परंतु इसका कारण सही है। कथन गलत है परंतु इसका कारण सही है। MKO वह व्यक्ति होता है जिसके पास सीखने वाले की तुलना में उस विशिष्ट कार्य
या अवधारणा के बारे में अधिक ज्ञान होता है। कथन इसका कारण सही है, लेकिन कथन इसका गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कथन गलत है परंतु कारण सही है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। कथन गलत है क्योंकि एमकेओ उम्र में बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। एमकेओ का उम्र में बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। एक छोटा बच्चा जो कंप्यूटर चलाना बहुत अच्छे से जानता है वह अपने दादाजी के लिए एमकेओ बन सकता है, वह अपने दादाजी के लिए एमकेओ बन सकता है जो कंप्यूटर नहीं जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही जोड़ी मिलाओ। पियाजे की अवधारणाएं और गुण। पियाजे की अवधारणा को उनके प्रमुख गुणों में सुमिलित कीजिए। पहला क्या है? संवेदीग्रामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक। दूसरा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। तीसरा क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। और डी क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक व्यवस्था 7 से 11 वर्ष तक। तो इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जो जीन पियाजे का जो अवस्था है और उसका गुण है उनको दोनों को सुमिलित करना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, संवेदी ग्रामक अवस्था क्या होता है? 0 से 2 वर्ष तक को संवेदी ग्रामक अवस्था कहा जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसे कहा जाता है? 2 से 7 वर्ष तक को कहा जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किसे कहा जाता है? 7 से 11 वर्ष तक को कहा जाता है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किसे कहा जाता है? 11 से अधिक वर्ष को कहा जाता है। तो चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। सूची 2 से इसको मिलाते हैं। ईगोसेंट्रिज्म, अहंकार केंद्रवाद, हम केंद्रवाद। बी क्या है? परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क। सी क्या है? वस्तु स्थायित्व। और डी क्या है? पलटावी और वर्गीकरण। तो चलिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको मिला के देखते हैं। यहाँ पे ए, बी, सी और डी। तो संवेदीगामक अवस्था किसमें आएगा? संवेदीगामक अवस्था 0 से 0 वर्ष ये किसमें आएगा? ऑब्जेक्ट परमानेंस वस्तु स्थायित्व आएगा। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? सी। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। उसको यहाँ पे लिखते चलते हैं। दूसरा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अहम केंद्रवाद, ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रवाद, ईगोसेंट्रिज्म। तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिवर्सिबिलिटी और क्लासिफिकेशन। रिवर्सिबिलिटी और क्लासिफिकेशन ये हो जाएगा ऑप्शन 4, रिवर्सिबिलिटी एंड क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं औपचारिक संक्रियात्मक व्यवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक व्यवस्था में क्या आएगा? ये आ जाएगा ऑप्शन बी, परिकल्पनात्मक निर्गमनात्मक तर्क, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आपको मिले। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल के साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन तैयारी एग्ज़ाम के एप्लीकेशन में भी जुड़ के सभी कोर्सेस में इनरोल हो सकते हैं। शिक्षक भर्ती के साथ साथ CGPSC, CG व्यापम से रिलेटेड जितने भी आगामी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी की तैयारी कराई जा रही है मिनिमम कॉस्ट में। तो वहाँ पे जुड़ के हिंदी, इंग्लिश, CGGS, करंट अफेयर इन सबको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूट वाले प्रश्न बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित है। चलिए देखते हैं। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही है? पहला है विकास एक रेखीय लीनियर प्रक्रिया है। विकास अनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। सी देखते हैं। विकास सामान्य से विशिष्ट जनरल से स्पेसिफिक की ओर बढ़ता है। और डी क्या है? विकास की दर सभी व्यक्तियों में समान होती है। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? सही कूट क्या है? 1 से 4, मतलब पहला और चौथा। दूसरा क्या है? दूसरा और तीसरा। ऑप्शन सी क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा। और ऑप्शन डी क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बार फिर से पढ़ते हैं। विकास एक रेखीय प्रक्रिया है? नहीं, विकास एक रेखीय प्रक्रिया नहीं है, मल्टी डायमेंशनल प्रक्रिया है। तो ये तो इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि विकास एक रेखीय प्रक्रिया नहीं है, मल्टी डायमेंशनल प्रक्रिया है। विकास अनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास अनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो ये सही है। और देखते हैं। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ये भी सही है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर ही बढ़ता है। विकास की दर सभी व्यक्तियों में समान होती है? जी नहीं, विकास की दर सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती है, सभी व्यक्तियों में असमान होती है, अलग अलग होती है। तो इसलिए इसका कौन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 2,
और ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा, मतलब 2 और 3 सही हो जाएगा, बाकी सब गलत होगा, पहला और चौथा नहीं होगा। तो किस ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा में, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्याख्या भी देखते हैं, इसका व्याख्या भी साथ साथ सभी के देखते चलते हैं। विकास रेखीय नहीं बल्कि स्पाइरल होता है, इसलिए कथन एक गलत है। विकास की दर हर व्यक्ति में अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, विकास रेखीय नहीं है और हर व्यक्ति में इसका क्या होता है? दर अलग अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रूनर का अधिगम, ब्रूनर का अधिगम पर आधारित है। जितने भी हम वहाँ पे थ्योरी क्लासेस करते हैं उसके बाद हम पूरे एमसीक्यूज को डील करते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत एक अच्छी हो सकती है। इसलिए डिटेल वीडियो के लिए आप हमारे तैयारी एग्ज़ाम के एप्लीकेशन पे भी विजिट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं सभी से अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए डिटेल में हमने सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से वहाँ पे डील किया है और यहाँ पे एमसीक्यूज़ कराया जा रहा है। उन सभी टॉपिक से रिलेटेड ही सभी एमसीक्यूज़ को डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। कथन कारण जो एग्ज़ाम पे हूबहू यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि व्यापक अब सिंगल लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछता है, कथन कारण वाले लॉन्ग लेंदी क्वेश्चन ही अब पूछे जा रहे हैं, तो उन सभी को हम यहाँ पर डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जेरोम ब्रूनर के अनुसार अधिगम लर्निंग के तीन प्रमुख होते हैं, 3 प्रमुख रूप होते हैं। ठीक है, जेरोम ब्रूनर के अनुसार अधिगम लर्निंग के 3 प्रमुख रूप होते हैं, मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? इसमें क्या बोल रहा है? जेम्स ब्रूनर के अनुसार लर्निंग के 3 प्रारूप होते हैं, तो इसमें से कौन सा वह शामिल नहीं है? हमको बताना है कौन सा शामिल नहीं है, बताना है उसको नहीं बताना है, कौन सा शामिल नहीं है उसको बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है? क्रियात्मक, सक्रिय इनएक्टिव। दूसरा क्या है? दृश्य आइकॉनिक प्रतिबिंबात्मक। तीसरा क्या है? प्रतीकात्मक सांकेतिक सिंबॉलिक। और डी क्या है? अमूर्त संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसमें कौन सा नहीं है पूछा गया है? तो देखिए, क्रियात्मक मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है लर्निंग के 3 प्रमुख रूपों में, क्रियात्मक है, प्रतिबिंबात्मक ये भी है और प्रतीकात्मक सिंबॉलिक ये भी है। तो कौन सा नहीं है इसमें? अमूर्त संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल इसमें नहीं है, फॉर्मल ऑपरेशनल इसमें नहीं है। याद रखिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है? कौन सा इसमें शामिल नहीं है पूछा गया। लर्निंग के 3 प्रमुख रूप में कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल है अमूर्त संक्रियात्मक, इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या भी देखते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक जीन पियाजे की चौथी अवस्था है। अमूर्त संक्रियात्मक जीन पियाजे की अवस्था है, ना कि ब्रूनर का अधिगम, ना कि ब्रूनर का अधिगम। ब्रूनर का अधिगम में क्या आता है? इनएक्टिव आता है, प्रतिबिंबात्मक आता है और प्रतीकात्मक आता है। बाकी जो अमूर्त संक्रियात्मक है ये किसका अवस्था है? जीन पियाजे की चौथी अवस्था है। ठीक है, ब्रूनर ने केवल 3 तरीके बताए, करके सीखना इनएक्टिव, देखकर चित्रों से सीखना आइकॉनिक और प्रतीकात्मक, और प्रतीकों से सीखना सिंबॉलिक से सीखना। एक किसकी अवस्था है? ये अवस्था है ब्रूनर की, जेरोम ब्रूनर की अवस्था है। और बाकी जो अमूर्त संक्रियात्मक है फॉर्मल ऑपरेशनल, ये किसकी है? जीन पियाजे की चौथी अवस्था है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहेलबर्ग की नैतिक दुविधा से संबंधित क्वेश्चन आज देखते हैं। हैंस की दुविधा डायलेमा। अपनी बीमार पत्नी को बचाने के लिए हैंस का दवा चुराना का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए किया था? फिर से देखते हैं क्वेश्चन। हैंस की दुविधा, हैंस डायलेमा। अपनी बीमार पत्नी को बचाने के लिए हैंस की दवा चुराना का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए किया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहेलबर्ग, सिगमंड फ्रायड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉरेंस कोहेलबर्ग। लॉरेंस कोहेलबर्ग ने ही हैंस की दुविधा, हैंस डायलेमा, अपनी बीमार पत्नी को बचाने के लिए हैंस का दवा चुराना का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, लॉरेंस कोहेलबर्ग ने ही क्या किया था? अपनी बीमार पत्नी को बचाने के लिए हैंस का दवा चुराना का प्रयोग किया था। हैंस की दुविधा, हैंस डायलेमा किससे संबंधित है? लॉरेंस कोहेलबर्ग से। इसका व्याख्या देख लेते हैं। कोहेलबर्ग ने हैंस की इस प्रसिद्ध कहानी को बच्चों को सुनाकर उनके उत्तरोत्तरकों के आधार पर नैतिक विकास का सिद्धांत मोरल डेवलपमेंट थ्योरी प्रस्तुत किया था। याद रखिए, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने प्रस्तुत किया था? ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? कोहेलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत का विकास प्रस्तुत किया था। चलिए अभी तक हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि सहायक शिक्षक वर्ग 3 से संबंधित है।
बाल विकास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम सभी यहाँ पे डील करेंगे ही, जितने क्वेश्चन हैं। लेकिन अगर आपको इसके डिटेल्ड वीडियो चाहिए, यहाँ पे हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं कथन कारण पे आधारित, जो व्यापम के न्यू पैटर्न पे आधारित है उससे संबंधित हम सारे MCQs को डील कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, डिटेल में भी बहुत अच्छे से समझाया गया है, हर एक टॉपिक को क्लियर बहुत अच्छे से समझाया गया है और उसको बताया गया है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सॉल्व कर रहे हैं MCQs, तो इसके डिटेल वीडियो आपको तैयारी एग्ज़ाम की एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, जहां बहुत कम ही मिनिमम कॉस्ट पे बहुत अच्छे से सारी शिक्षक भर्ती की पूरी तैयारी कराई जा रही है। साथ ही शिक्षक भर्ती के साथ साथ व्यापम की, PSC की न्यू पैटर्न पे आधारित, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया है, तो न्यू पैटर्न पे आधारित सभी क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में, कथन कारण पे आधारित सभी डिटेल्ड वीडियो वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। तो आप एक बार कोर्सेज पे इनरोल करके देख लीजिए। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्ज़ाम पर भी जुड़िए, और यूट्यूब चैनल पर भी जुड़ के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे डील कर सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेके जितने भी क्वेश्चन बनते जाएंगे उन सभी को हम डील करेंगे। थैंक यू।